जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि आप इसको तैयार करके जाएंगे बोर्ड परीक्षा देने तो 70 में 70 बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। कोड याद कर लो आप लोग, 825 जेबी कोड का ये मॉडल पेपर है और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। चलिए नोट के अंतर्गत ध्यान दें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। बाकी शेष 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनकी संख्या 20 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का? 1 नंबर का। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। चलिए अगला निर्देश है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है इस तरह से, ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना। आपने जो गोला भर दिया सो भर दिया, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। चलिए अगला निर्देश है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के 2 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न आप देखेंगे इसी खंड में, यानी खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उसके लिए आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे, इसका भी विशेष ध्यान दें। चलिए अगला है, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे मजबूती के साथ बांध देंगे आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 का स्कोर करके जाओगे, यानी 2026 बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 का स्कोर करके आओगे। आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। चलिए पहला तड़कता भड़कता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके पहले निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पहला है प्रश्न, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था, इनमें से जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जर्मेन, ऑप्शन बी है मारियान, सी ऑप्शन है जर्मन तिरंगा और डी है जर्मेनिया। तो जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था? यहाँ पर राइट आंसर डी वाला ऑप्शन सही होगा, जर्मेनिया। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर थे, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शासक, दूसरा है वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा समाज सुधारक और चौथा ऑप्शन है धर्म सुधारक। तो मार्टिन लूथर कौन थे? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन यहाँ भी सही होगा, मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प है वाशिंगटन, दूसरा है जिनेवा,
तीसरा विकल्प मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, तीसरा विकल्प दिया गया है, कुछ यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क। चौथा है ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है 1941, बी ऑप्शन 1920, ऑप्शन सी है 1925 और ऑप्शन डी है 1922। तो चौरी चौरा कांड मेरे प्यारे बच्चों किस वर्ष घटित हुआ था, यह ऑप्शन सही है 1922 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है, देश के अखंडता यानी देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सत्ता का विभाजन पहला है विकल्प, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा है सत्ता की साझेदारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देश की अखंडता तथा एकता के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है पुलिस और ऑप्शन डी है रक्षा। तो मेरे प्यारे बच्चों समवर्ती सूची का विषय इनमें से क्या है, पहला ही ऑप्शन सही होगा, शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न है, पवन, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है, संसाधन का एक प्रकार है। तो पवन किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय या मानवीय या अनवीकरणीय या जैव। तो पवन है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है, किसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र या चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो होता है वो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाते हैं बोर्ड परीक्षा देने तो आप 70 में 70 अंक जरूर लेकर के आओगे। पहला ऑप्शन है 2 नगरों के मध्य, दूसरा है 2 देशों के मध्य, तीसरा है 2 प्रदेशों के मध्य और चौथा है 2 गांवों के मध्य। तो जब 2 प्रदेशों के मध्य व्यापार होता है उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। जब एक ही देश के अंतर्गत 2 प्रदेशों में या 2 राज्यों में व्यापार होता है एक ही देश के अंतर्गत तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। जब 2 देशों के मध्य व्यापार होता है, मान लीजिए भारत और अमेरिका 2 देश हैं, इनके मध्य कोई व्यापार किया गया, भारत ने अमेरिका को कोई वस्तु बेची या अमेरिका ने भारत को कोई वस्तु बेची, तो इनके मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे और ये होता है 2 देशों के मध्य। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो क्या यूरेनियम पाया जाता है या ऑप्शन बी है खनिज तेल, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है कोयला। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा थोरियम। झरिया प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झरिया प्रसिद्ध है तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए या तांबा के लिए, लौह अयस्क के लिए या फिर बॉक्साइट के लिए। तो झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2005 में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो भारत का संघीय राज्य नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही होगा, दिल्ली भारत का संघीय राज्य नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश है।
अगला प्रश्न है, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। प्रश्न संख्या 15, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका में सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन सही है, सिंहली वर्ग के लोगों की संख्या श्रीलंका में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, और इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या जलोढ़ मिट्टी, या लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, या लैटराइट मिट्टी? तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर है लैटराइट मिट्टी। एक प्रश्न तैयार कर लेना, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी जो होती है यह कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? तो यहाँ पर क्या चना रोपड़ फसल है, या गन्ना, या गेहूं, या फिर मूंगफली? तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का? दिए गए विकल्पों में से गन्ना क्या है? रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है, यानी गन्ने की रुपाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन, सन 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1998 में। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क में है। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सी वाला। इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे खंड बा में, और निर्देश है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, और ये प्रश्न आप यदि तैयार कर ले गए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं वादा करता हूं आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 अंक ये जरूर दिलाएंगे इस मॉडल पेपर के प्रश्न। तो चलिए, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उसकी 2 शर्तें लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर समझेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1। बोर्ड एग्जाम में जब आप हल करेंगे पेपर को, तो इस तरह से खंड बा हेडिंग डाल दीजिएगा। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या आप डालते रहेंगे, जो भी आप प्रश्न करेंगे उसी हिसाब से नंबर डालते रहेंगे। तो पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली शर्त है, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वापस लेना, और दूसरी शर्त है दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। कह रहा है एक का अथवा। वैसे तो एक ही प्रश्न का उत्तर आपको करना है, लेकिन ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीकी संबंध होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरत का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद भी करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे।
सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। इस स्थिति में बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। वह कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद अधिकांश बुनकरों ने कर्जा लौटाने से मना कर दिया। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्रभाव पड़ा था बुनकरों पर। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है और आप बोर्ड परीक्षा 2026 में इसको ज़रूर देखेंगे, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 2। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। सत्ता का बंटवारा, यहाँ पर सत्ता होगा, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक अन्य बात कही जा सकती है तथा वह बात कहीं अधिक गहरी है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को विभक्त किया जाए तथा ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार भी होती है जिससे अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था जुड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर। चलिए अथवा में प्रश्न जो है, राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा। इसका उत्तर क्या होगा। राजनीतिक दलों के 4 कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वह चुनाव लड़ते हैं। वह चुनाव में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सत्तासीन होते हैं और जो चुनाव जीत जाता है, जो राजनीतिक दल चुनाव जीत जाता है वही सत्ता में आसीन हो जाता है, यानी वही सत्ताधारी होता है, मुखिया बन जाता है। दूसरा है, राजनीतिक दल देश के विधि विधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है, चुनाव में पराजित हुए दल शासक दल के विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हैं, यानी जो पराजित हो जाता है वह विपक्ष कहलाता है। आगे है मेरे प्यारे बच्चों अगला, राजनीतिक दल सरकारी तकनीक तथा प्रशासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाते हैं। तो राजनीतिक दलों के 4 कार्य निम्न प्रकार थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है। कह रहा है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इस मॉडल पेपर का यदि है तो यही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3। भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जब भूमि की ऊपरी परत हट जाती है किसी कारणवश, उसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवनें हैं। ये दोनों मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। यानी जो तेज बहने वाला पानी होता है और तेज बहने वाली हवा होती है, ये दोनों क्या करते हैं, भूमि के
ऊपरी परत को उड़ाकर या बहाकर, पानी बहाकर ले जाता है, हवा उड़ाकर ले जाती है और इस कारण मृदा जो होती है वो हो जाती है अनुपयोगी, यानी उपजाऊ नहीं रहती, बंजर हो जाती है। कुछ मानवीय कारक भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं, जैसे वह अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी, संगमरमर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे खड्डों में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा अपरदन के कारण मृदा के उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि यहाँ पर चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कैसे आपको लिखना है और क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखना है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, यानी अधिकांश लोग क्या खाते हैं, चावल ही खाते हैं। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। जहाँ पर वर्षा की कमी होती है वहाँ पर चावल को सिंचाई के माध्यम से उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है। ये समय जो है ये चावल का ही समय है, यानी धान लगे हुए हैं, ये कटेंगे तो ये चावल बनेंगे। पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। काटा कब जाता है, पतझड़ की ऋतु में। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य क्या हैं आपको बताना है। तो चलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 4, इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या मनरेगा 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यानी जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करना चाहते हैं उनको 100 दिन काम करने की गारंटी देती है सरकार। दूसरा है, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। तीसरा है, इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 का अथवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो विदेशी व्यापार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। 4 अथवा इसका उत्तर ध्यान दें आप लोग। विदेशी व्यापार का अर्थ 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। दूसरे शब्दों में विदेशी व्यापार से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से है। इसमें आयात तथा निर्यात भी शामिल है। विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए
उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के विकल्पों का विस्तार होता है जिनका घरेलू उत्पादन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। जो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होता है, अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कि पूछा जाएगा खंड बा के जो सेकंड टाइप के प्रश्न हैं इसी के अंतर्गत। और इस तरह के प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। और इस तरह का प्रश्न आएगा कितने नंबर का? प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। चलिए ध्यान दें आप सभी लोग, प्रश्न क्या है यहाँ पर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख क्या कारण थे? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे? चलिए ध्यान दें आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 आप लोग ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया था। किंतु जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की जांच में उनका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठा दिया। उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे। कांग्रेस से उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया। उधर तुर्की और मिस्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि की कठोर शर्तों से मुसलमान भी रुष्ट थे। मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या लिखना है। देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। CR दास, BC पाल और एनी बेसेंट, जिन्ना और मालवीय जी ने इसका विरोध किया। लेकिन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया तथा विरोधियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, यानी इन लोगों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस आंदोलन के मुख्य बिंदु थे खितबों तथा मानव पदों का त्याग, स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा, सरकारी दफ्तरों या सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग न लेना, बच्चों को स्कूलों से हटा लेना, अदालतों का बहिष्कार, फौज में भर्ती का बहिष्कार आदि। असहयोगियों के लिए अहिंसा तथा सत्य का पालन करना आवश्यक था। गांधी जी को विश्वास था कि इस आंदोलन से 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा, यानी असहयोग आंदोलन का भारतीय जनता पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। बहुत से छात्रों ने स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का खिताब छोड़ दिया। 13 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय बम्बई यानी मुंबई में हड़ताल रखी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया। महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार भी
कर लिया गया। चौरी चौरा की एक अप्रिय घटना के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी 1922 में ही, तभी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, आप लोग इसका उत्तर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा उत्तर क्या होगा। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। किसको? गन्ना को। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम यानी शारीरिक मेहनत भी पड़ती है। और गन्ना चीनी, गुड़ और खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। 2026 में ये प्रश्न बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये लगातार आता है बोर्ड परीक्षा में। चलिए इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे, एक एक चीज का उत्तर आप समझेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 6। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय यानी राज्य सरकार के बीच कर दिया जाता है। भारत में 2 स्तरीय संघीय व्यवस्था है, संघ सरकार और राज्य सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। भारतीय संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है केंद्रीय संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, यानी केंद्र सरकार ही सर्वोसर्वा है। भारत में केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगली विशेषता है 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। तो संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। अगली विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। संविधान में मेरे प्यारे बच्चों केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अगली विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका। तो भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। केवल जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है और इस राज्य में विधानसभा के अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं
किए जा सकते। अगला है यहाँ पर शक्तिशाली न्यायपालिका। तो संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगली विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न भी आप बिल्कुल 100% देखेंगे 2026 की बोर्ड परीक्षा में। कह रहा है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 अथवा कैसे लिखना है आपको इसका उत्तर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध शासन का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला, सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर भी बने रहते हैं। अगला है कानूनों पर खुली चर्चा। इस पर क्या लिखेंगे आप लोग। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस समय पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज़्यादा प्रभावी होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार पर व्यक्ति समर्थन का भाव नहीं रखता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, यानी भूक्षरण का अर्थ क्या है या मृदा अपरदन का अर्थ क्या है। एक ही बात है, अपरदन। और इसे रोकने के कोई 4 उपाय भी आपको बताने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। इस प्रश्न का उत्तर मृदा अपरदन कैसे लिखना है आपको। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है मेखला बनाकर। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला है बांध का निर्माण करके। नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर
पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगली विशेषता है वृक्षारोपण के द्वारा। सबसे अच्छी विशेषता यही है, वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 अथवा कैसे लिखना है आप सभी को, वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। संचार के साधन वह साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है, और ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। अगला है, भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुल्यताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। यानी जहां जा पाना लगभग असंभव था या बहुत समय लगता था, वहां अब शीघ्र पहुंचा जा सकता है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है, युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है, यानी परिवहन का और संचार का। इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है और हथियारों, गोला बारूद तथा रसद पहुंचाने का काम भी आसान हो जाता है। किसके द्वारा? परिवहन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी आप तैयार कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% आना तय है। आप लोग नोट कर लो इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कैसे लिखना है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 8, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का उत्तर ध्यान दीजिएगा। विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना तथा स्वतंत्रता जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी चिंतन करता है। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं। पहला, लोगों का स्वास्थ्य। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। यदि मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो वो काम अच्छा करेगा। यदि उसकी जो है शारीरिक कोई समस्या है तो क्या होगा, वो जो है कार्य करने में थोड़ा सा वो कार्य कम करेगा। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा आयु तक जीवित रहेंगे लोग, उतना ही मानव विकास होता रहेगा उस देश में। चलिए आगे आपको क्या लिखना है इसी प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला है शैक्षिक स्तर। आप लोग यहाँ पर समझेंगे शैक्षिक स्तर।
मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा और यह दर यदि कम होगी तो देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। अगला है प्रति व्यक्ति आय। तो मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम होगी लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न और सबसे लास्ट का प्रश्न है, यानी जो लिखने वाला है बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, यानी उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार मिले हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 अथवा इसका उत्तर कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून। उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? 1986 में। यदि बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। तथा 1991 और 1993 के संशोधनों में किया गया। संशोधन 1991 में हुआ और 1993 में भी हुआ। उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सुनवाई का अधिकार सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। दूसरा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रखने के लिए सरकार प्रयत्न करती रहे। उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह वस्तुओं को खरीदने से पहले उस जानकारी का प्रयोग कर सके। तीसरा है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके तथा यह संगठन उसे उसकी समस्याओं के समाधान में मदद कर सकें। चौथा है सुरक्षा का अधिकार। तो उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उसके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। छठा है सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सकें ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सकें। छठा है चयन का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छानुसार चीज का चयन कर सकें और सही मूल्य भी चुकाएं। तो ये इतने अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ताओं को। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर मानचित्र से रिलेटेड। यहाँ पर देखेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न दिया गया है। निर्देश प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। आपको एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आपको मानचित्र में दर्शाना होगा, नाम भी लिखना होगा। वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया और वह स्थान जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ। अगला है वह स्थान जहां प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इन सभी मानचित्र पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद 9B के अंतर्गत भी 5 मानचित्र पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टिहरी बांध को यहाँ पर चिन्ह होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, और भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को यहाँ भी चिन्ह होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। कोई आणविक ऊर्जा केंद्र यहाँ चिन्ह होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। भारत का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य
चिन्ह दिया रहेगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है आपको, और मुंबई बंदरगाह को चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। इस तरह से आपने देखा मानचित्र पर आधारित कुल 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के होंगे, और इस मॉडल पेपर को मैंने पूरा सॉल्व कराया है। सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है सिवाय मानचित्र प्रश्नों के अतिरिक्त। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप 70 में 70 का टारगेट लेकर चलो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, और कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।